नमस्कार। प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम 3 अध्याय भक्तिकालीन काव्य जो आपकी पुस्तक है उसके 3 अध्याय समाप्त कर चुके हैं। मैंने कविचंद बरदाई की काव्यगत विशेषताओं का सामान्य परिचय दिया था आपको, और कबीर दास की काव्यगत विशेषताएं भी बताई थी, और तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं पर भी चर्चा करने के बाद से प्रसंग व्याख्या प्रारंभ की थी। इसी क्रम में आज हम चतुर्थ अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पद्मावत है। सूफी काव्य धारा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो भक्ति काल आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, भक्ति काल के संपूर्ण काव्य को 2 भागों में बांटते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण जो काव्य है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, उसको प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी कवि धारा काव्य धारा के प्रवर्तक कबीर का हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रेम मार्गी शाखा अथवा सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कहलाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी इस काव्य धारा के प्रवर्तक कहलाते हैं क्योंकि प्रेम मार्गी शाखा मतलब भक्ति काल की के वे कवि जिन्होंने ये माना कि प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और चूंकि ये मुस्लिम कवि थे, फारस से आए थे, इसलिए, और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय किया था अपने काव्य में, इसलिए इसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा में जायसी के अलावा शेख नबी, कासिम शाह और कुतबन, मंझन और उस्मान प्रसिद्ध सूफी काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। लेकिन जो प्रवर्तक हैं और लोकप्रिय कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी है। और जायसी के काव्य की विशेषता ही सूफी काव्य धारा की विशेषता कहलाती है, और सूफी काव्य धारा की विशेषता ही जायसी के काव्य की विशेषता कहलाती है, क्योंकि जायसी ने ही सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का प्रवर्तन अपने काव्य के माध्यम से किया था। जायसी के 3 रचनाएं 3 प्रमुख है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, और पद्मावत एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का प्रबंध महाकाव्य है। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से पूर्व सबसे प्रसिद्ध प्रबंध महाकाव्य में पद्मावत का स्थान है, और ये सर्गबद्ध शैली में लिखा हुआ है। और उससे पूर्व जायसी का जन्म संवत 1550 में रायबरेली के जायस गांव में हुआ था, इसलिए मलिक मोहम्मद के साथ में जायसी उपाधि लगी हुई है। और उनकी मृत्यु 1600 संवत में अमेठी में हुई थी। अमेठी के राजा से इन्हें अद्भुत सम्मान प्राप्त हुआ था। और जायसी शारीरिक रूप से बहुत कुरूप थे। एक आंख थी उनके, मतलब ये माना जाता है कि वो काने थे, और चेहरे पर चेचक के निशान थे। बहुत शारीरिक रूप से बहुत कुरूप होने पर भी जायसी ने सदैव परमात्मा का वरदान अपने स्वरूप को माना, और उन्हें किसी प्रकार की हीनता का भाव इस पर नहीं था। बड़े गर्व के साथ अपने स्वरूप की चर्चा किया करते थे। और जन्म चूंकि मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन हृदय से वो हिंदू थे, और इस प्रकार से उनके काव्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति का समन्वय, दोनों धर्मों की बातें दिखाई देती हैं। अब मैं क्रमशः पद्मावत की कथा चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और लंका की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी है। यानी प्रेम मार्गी शाखा की सभी जो रचनाएं हैं वो प्रेम, किसी न किसी प्रेम कथा पर आधारित है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो इस काव्य की पहली विशेषता है, कि हिंदू परिवारों की कहानियों को कवियों ने आधार बनाया था। जायसी ने भी वही किया। राजा रत्नसेन और सिंगल राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा को अपने काव्य में स्थान दिया पद्मावत में। और दूसरी काव्यगत विशेषता में आता है इतिहास और कल्पना का संयोग। ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बना करके इन कवियों ने प्रेम काव्य की रचना की, जैसे कि राजा रत्नसेन और अलाउद्दीन खिलजी की ऐतिहासिक घटनाएं, लेकिन जो राजकुमारी पद्मावती है उसकी कहानी को जोड़ करके उन्होंने एक प्रकार से इसमें उसके शारीरिक नक्शिक वर्णन के द्वारा, प्रकृति चित्रण के द्वारा कल्पना का इसमें संयोग कर दिया था। इसी प्रकार प्रेम की प्रधानता इस काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी पद्मावत में प्रेम की ही प्रधानता है, और पद्मावत के साथ सभी सूफी काव्यों में प्रेम की प्रधानता पाई जाती है। रहस्यवादी प्रवृत्ति भी जायसी के काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मैंने कबीर में भी बताया था, आत्मा परमात्मा के रागात्मक संबंधों का चित्रण जहां पर होता है वहां पर रहस्यवाद पाया जाता है। लेकिन कबीर के रहस्यवाद और जायसी के रहस्यवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर है। कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद कहलाता है, और जायसी का रहस्यवाद भावनात्मक रहस्यवाद यानी प्रेम की प्रधानता पाई जाती है। और एक महत्वपूर्ण अंतर कबीर और जायसी में यह है कि कबीर ने
के काव्य में तो परमात्मा पुरुष के रूप में है, जो हिंदू परंपरा में है। परमात्मा पुरुष है और आत्मा स्त्री है। लेकिन इसके विपरीत जो सूफी काव्य है और जो जायसी का काव्य है, यहाँ पर रानी पद्मावती परमात्मा स्वरूप और राजा रत्नसेन आत्मा स्वरूप है। प्रतीकात्मकता की प्रवृत्ति जायसी के काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर पद्मावती परमात्मा के प्रतीक के रूप में, रत्नसेन आत्मा के प्रतीक के रूप में काम में आता है, और नागमती रानी दुनिया के गोरख धंधे के रूप में बताया गया है। राघव चेतन को यहाँ शैतान के रूप में बताया गया। माया को जायसी ने अपने काव्य में शैतान का रूप दिया है। नायक नायिका का प्रश्न है तो यहाँ पर राजा रत्नसेन और पद्मावती के रूप में आत्मा परमात्मा नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रबंध काव्य है। काव्य रूप की दृष्टि से ये काव्य प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। भाषा की दृष्टि से अवधी भाषा इसकी महत्वपूर्ण भाषा है, और छंद की दृष्टि से दोहा और चौपाई छंद को इसमें अपनाया गया है, जिसे शंभुनाथ तिवारी ने कड़वक छंद पद्धति भी बताया है। और इस काव्य की एक अन्य विशेषता यह है कि इतिवृत्तात्मकता और वर्णनात्मकता की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी लंबे लंबे वर्णन पद्मावत में पाए जाते हैं, यानी नगरों, राजमहलों, दुर्गों का वर्णन, पर्वतों का वर्णन, प्रकृति का वर्णन। और जहां तक प्रकृति वर्णन का प्रश्न है, प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों स्वरूपों का चित्रण यहाँ पाया जाता है। जहां नागमती के वियोग का वर्णन, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वियोग वर्णन बोला जाता है, वहां वियोग पक्ष की प्रधानता है, यानी उद्दीपन स्वरूप है। लेकिन जहां पर पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण जायसी करते हैं, वहां पर प्रकृति के आलंबन स्वरूप यानी मानसरोवर का चित्रण जो किया है, और वाटिका और फूलों का जो चित्रण किया है, वो आलंबन स्वरूप में पाया जाता है। इसी प्रकार इस काव्य में रस चित्रण जो महत्वपूर्ण विशेषता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, लेकिन श्रृंगार की वियोग पक्ष की प्रधानता यहाँ पर वियोग वर्णन में दिखाई देती है। संयोग पक्ष जहाँ राजा रत्नसेन और पद्मावती का मिलन होता है, वहां पर दिखाई देता है। और इस में श्रृंगार रस के साथ साथ वीर रस और करुण रस भी दिखाई देता है। जहां युद्ध वर्णन किया है वहां पर वीर रस है, जहां राजा रत्नसेन के लिए पद्मावती और नागमती दोनों जहां सती होती है, वहां करुण रस दिखाई देता है। अब इसकी वास्तव में जायसी ने हिंदू धर्म के वेदांत का प्रभाव को भी ग्रहण किया। वे अद्वैतवादी थे, ईश्वर के एकाकार स्वरूप को, एक ही स्वरूप को मानते थे। इसलिए परमात्मा के प्रेम प्रधान एक स्वरूप को वो स्वीकार करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के वेदांत के प्रभाव के कारण यहाँ प्रतिबिंबवाद भी दिखाई देता है। मैंने बताया रहस्यवाद है, इसमें प्रतिबिंबवाद है, और इतिहास और कल्पना का योग पाया जाता है। हिंदू परिवारों की कथा पाई जाती है। नायक नायिका का स्वरूप यहाँ पर लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है, इसलिए परमात्मा और आत्मा के रूप में प्रतीकात्मकता पाई जाती है। इस प्रकार मैंने आपको जायसी के पद्मावत का एक सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, जिससे कि आपको आगे अध्ययन में कोई प्रकार की परेशानी न हो। इससे पहले मैंने आपको सूफी काव्यगत विशेषताओं का पीडीएफ भेजा जा चुका है। आप विस्तृत रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका अध्ययन करें तो आपको जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।